आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रहे हैं जो हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारी मानसिक शांति को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाता है। मनोवैज्ञानिक हेरफेर, या जिसे हम आम भाषा में मैनिपुलेशन कहते हैं। बिल्कुल। ये कोई सीधा टकराव नहीं है, बल्कि किसी के विचारों, भावनाओं और यहाँ तक कि उनकी सच्चाई की धारणा को नियंत्रित करने की एक बहुत ही महीन कला है। और इसकी सबसे खतरनाक बात मुझे लगता है ये है कि ये अक्सर देखभाल, प्यार या फर्ज की चाशनी में लिपटी रहती है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं, मनोविज्ञान के लेख, सांस्कृतिक विश्लेषण और कुछ शोध पत्र, वे इसे डार्क साइकोलॉजी का एक टूल बताते हैं। इसमें होता क्या है कि विश्वास और सहानुभूति जैसे हमारे सबसे अच्छे मानवीय गुणों को ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, हमारे ही खिलाफ। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम मैनिपुलेशन के उन अदृश्य धागों को पकड़ेंगे जिनसे हमें नचाया जाता है। हम ये समझेंगे कि भारतीय सामाजिक संदर्भ में इसकी जड़ें इतनी गहरी क्यों है, और सबसे जरूरी, हम इससे निपटने के लिए मजबूती यानी रेजिलियंस बनाने और अपनी सीमाएं तय करने की कुछ ठोस रणनीतियों पर बात करेंगे। चलिए इसे खोलकर समझते हैं, ये मैनिपुलेशन आखिर है क्या? असल में है क्या ये? हाँ। एक मनोवैज्ञानिक लेख में मैंने पढ़ा कि ये किसी के व्यवहार या भावनाओं को अपने फायदे के लिए बदलने की एक अप्रत्यक्ष भ्रामक कोशिश है। और इसमें अक्सर ताकत का खेल होता है। हाँ। और ये इतना अदृश्य हो सकता है कि कई बार तो सालों तक पता ही नहीं चलता। सबसे आम और शायद सबसे जहरीली तकनीक जो है वो है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग, ये नाम भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये एक पुरानी फिल्म से आया है जिसमें एक पति अपनी पत्नी को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो पागल हो रही है। और असल में गैसलाइटिंग में मैनिपुलेटर आपकी याददाश्त, आपकी समझ, आपकी सच्चाई पर ही सवार उठाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण जो स्रोतों में दिया गया है और शायद कई लोगों ने सुना भी होगा। मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। बिल्कुल। मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, तुम कुछ भी सोच लेती हो, या तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, बात का बतंगड़ बना रही हो। हाँ, ये बहुत आम है। और धीरे धीरे इसका असर ये होता है कि इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। बिल्कुल। वो पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। एक और बहुत शक्तिशाली तकनीक है जिसे हम गिल्ट ट्रिपिंग कहते हैं, यानी अपराध बोध महसूस कराना। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और तुम मेरा इतना सा काम भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक भावनात्मक जाल है। बिल्कुल। ये सामने वाले में फर्ज और नाराजगी का एक ऐसा कॉकटेल बनाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भी कई तरीके हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है, जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप रहकर सजा देना, हाँ, या फिर खुद को हमेशा पीड़ित की तरह दिखाना, जिसे प्लेइंग द विक्टिम कहते हैं। और एक और तरीका है आइसोलेशन, मतलब आपको धीरे धीरे आपके दोस्तों और सपोर्ट सिस्टम से काट देना, ताकि आप पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाएं। हाँ, इन सब का मकसद एक ही है, आपके आत्मसम्मान को तोड़ना। और ये तकनीकें, जैसे आपने गिल्ट ट्रिपिंग की बात की, जब ये भारत जैसे सामूहिकतावादी यानी कलेक्टिविस्ट समाज में आती हैं, तो इनका असर 10 गुना बढ़ जाता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ ना कहना वो सिर्फ एक जवाब नहीं है, नहीं, उसे रिश्ते पर हमले की तरह देखा जाता है। हमारे समाज में समूह के सामंजस्य को व्यक्तिगत स्वायत्तता से ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो अगर आप अपनी जरूरतें पहले रखती हैं, तो आप पर स्वार्थी होने का ठप्पा लग जाता है। हाँ, और इसी वजह से यहाँ ना कहना इतना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पूरे सामाजिक ताने बाने को चुनौती देने जैसा है, खासतौर पर पारिवारिक रिश्तों में। शोध पत्रों में मैनिपुलेटिव पेरेंटिंग का जिक्र है, जो अक्सर चिंता या अनुशासन के पर्दे के पीछे छिपी होती है। एक मिनट, जब आप मैनिपुलेटिव पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि माता पिता जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, या ये मतलब अनजाने में होता है, तुम्हारे भले के लिए वाली सोच के तहत? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में ये अनजाने में ही होता है, जैसे कंडीशनल अफेक्शन, यानी बच्चों को उनकी सफलता के आधार पर प्यार और तारीफ देना। अच्छा। अगर तुम क्लास में फर्स्ट आए तभी तुम्हें वो साइकिल मिलेगी। कहने को तो ये प्रोत्साहन है, लेकिन बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मेरा मूल्य, मेरी कीमत शर्तों पर आधारित है, कि मुझे प्यार कमाने के लिए कुछ हासिल करना होगा। बिल्कुल। और इसका सबसे ज्यादा दबाव मैंने सैंडविच जेनरेशन पर महसूस होते देखा है। वो वयस्क जो अपने बच्चों और बूढ़े माता पिता दोनों की देखभाल के बीच पिस रहे हैं। और आपके दिए गए नोट्स में केस स्टडी थी कि अगर इस पीढ़ी का कोई व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य या थकान की बात करे,
तो उसे तुरंत स्वार्थी या संस्कारहीन कह दिया जाता है। हम लोगों ने तो कभी शिकायत नहीं की, ये ताना उन्हें चुप करा देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ परिवारों तक ही सीमित नहीं है, भारतीय कॉर्पोरेट संस्कृति में भी ये गहराई तक समाया हुआ है। यहाँ ज्यादा काम करने को, हसल कल्चर को एक मेडल की तरह देखा जाता है। हाँ, गर्व की बात माना जाता है। 70 घंटे के कार्य सप्ताह जैसे विचार ये इसी विशाख संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। ये एक तरह का कॉर्पोरेट गिल्ट ट्रिपिंग है। अगर आप देश के लिए 70 घंटे काम नहीं कर सकते तो आप समर्पित नहीं है। ये तो बहुत गंभीर बात है। एक स्रोत में पुणे की एक अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन पिराइल का एक दुखद मामला बताया गया है। उनके परिवार ने सीधे तौर पर उनकी मृत्यु का कारण काम के भारी बोझ और तनाव को बताया। यह दिखाता है कि कार्यस्थलों पर इस्तेमाल होने वाले मैनिपुलेशन जैसे अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना, जानकारी छिपाना या आपके काम का श्रेय खुद ले लेना, ये सिर्फ बुरी मैनेजमेंट नहीं है, ये जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल। अन्ना का मामला एक बहुत ही दुखद उदाहरण है कि जब दबाव और मैनिपुलेशन की हदें पार हो जाती है तो क्या होता है। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि उत्पादकता और महत्वाकांक्षा के नाम पर हम किस तरह की संस्कृति बना रहे हैं। तो जो व्यक्ति ये सब झेल रहा है, चाहे घर में हो या दफ्तर में, उस पर इसका क्या असर होता है? स्रोत बताते हैं कि पीड़ितों में कुछ खास व्यवहारिक पैटर्न दिखने लगते हैं। एक है हाइपर विजिलेंस, मतलब इंसान हर समय अंडों के छिलकों पर चल रहा होता है। हाँ, हमेशा ये अंदाजा लगाने की कोशिश करना कि सामने वाले का मूड कैसा है ताकि कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल। और इसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो बहुत गहरा है। ये आत्मविश्वास का पूरी तरह से विनाश है। एक स्थिति है जिसे मनोवैज्ञानिक सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। सीखी हुई लाचारी? हाँ। इसमें बार बार कोशिश करने और नाकाम होने के बाद व्यक्ति ये मान लेता है कि स्थिति कभी नहीं सुधरेगी और वो चुपचाप सब कुछ सहने लगता है। वो लड़ना ही छोड़ देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता है। बिल्कुल है। और वो रास्ता रेजिलियंस बनाने से शुरू होता है। रेजिलियंस, जिसे हम हिंदी में लचीलापन या जुझारूपन कह सकते हैं, पर इसका मतलब सिर्फ मुश्किलों को सहना नहीं है। सही कहा। रेजिलियंस का मतलब मुश्किलों से गुजरकर टूटना नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बनना है। और ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। अच्छा। इसे जिम में मसल्स बनाने की तरफ विकसित किया जा सकता है। इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक, मनोवैज्ञानिक लचीलापन, यानी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, चीजों को अलग नजरिए से देखने की क्षमता। हाँ। दूसरा, भावनात्मक संतुलन, यानी अपनी भावनाओं को समझने और संभालने की काबिलियत। और तीसरा, एक मजबूत सामाजिक सपोर्ट नेटवर्क। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। असल में सीमाएं कैसे बनाई जाएं? खासकर एक ऐसी संस्कृति में जहां सीमाएं बनाने को स्वार्थ माना जाता है। ये कहना तो आसान है कि बस ना कह दो, पर असलियत में ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और स्रोत इस पर कुछ बहुत ही व्यवहारिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील सलाह देते हैं। देखिए, पश्चिमी संस्कृतियों में सीधी और सपाट बात का सम्मान होता है। हाँ। लेकिन हमारी देसी संस्कृतियों में इसे अक्सर आक्रामक या अपमानजनक माना जा सकता है। बिल्कुल। इसलिए सीधे और सख्त तरीके से नहीं कहने के बजाय एक शांत, तथ्यात्मक या यहां तक कि मजाकिया लहजा ज्यादा प्रभावी हो सकता है। यह संभव नहीं होगा, या मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, कहना सीधे नहीं कहने से बेहतर काम कर सकता है। आपके नोट्स में काम करने योग्य सीमाओं या वर्केबल बाउंड्रीज का एक बहुत दिलचस्प विचार था, जो कठोर नहीं बल्कि लचीली होती हैं। हाँ, मरियम का उदाहरण बहुत अच्छा है, जो हर हफ्ते होने वाले पारिवारिक रात्रि भोज की मेजबानी करके पूरी तरह थक चुकी है। ज्यादातर लोग इस स्थिति में या तो चुपचाप सहते रहेंगे या फिर एक दिन मना करके बड़ा झगड़ा कर लेंगे। सही बात है। और ये काम करने योग्य सीमा का आइडिया इसी बीच का रास्ता दिखाता है। ये सब कुछ या कुछ नहीं की सोच को तोड़ता है। अच्छा। मरियम सीधे मना करने के बजाय, जिससे अपराध बोध और पारिवारिक ड्रामा होता, वो कह सकती है, मैं डिनर जरूर होस्ट करूंगी, लेकिन क्या सब लोग रात 8 बजे के बजाय 9 बजे आ सकते हैं, ताकि मुझे काम के बाद थोड़ा आराम करने का समय मिल जाए। एग्जैक्टली। ये एक छोटी सी काम करने योग्य सीमा है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें आप रिश्ता भी नहीं तोड़ रही और अपनी जरूरत का भी ध्यान रख रही हैं। और इसमें निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार सीमा बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे बार बार लागू करना पड़ेगा। आपको यह समझना होगा कि आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया और उन तक अपनी पहुंच को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक हिंदी स्रोत
एक बहुत ही अनूठा मॉडल पेश करता है जिसे मानस स्वराज्य मॉडल कहा गया है। मतलब? अपने मन पर अपना शासन। ये पुष्टि नानटी एक एक्रोनिम के 5 स्तंभों पर आधारित है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय दृष्टिकोण है। ये रिश्ते तोड़ने की वकालत नहीं करता, बल्कि रिश्तों के भीतर रहते हुए अपनी मानसिक संप्रभुता को फिर से हासिल करने की बात करता है। तो इस मानस स्वराज मॉडल का पहला कदम क्या है? पी से परख। इसका क्या मतलब है? परख का मतलब है पैटर्न को पहचानना। क्या कोई खास व्यक्ति है जो हर बार मदद मांगने पर आपको दोषी महसूस कराता है? क्या कोई सहकर्मी है जो हमेशा तारीफ के साथ एक छोटी सी आलोचना जोड़ देता है? उस पैटर्न को पकड़ना, उसे नाम देना ही परख है। जब तक आप समस्या को पहचानेंगे नहीं, उसका समाधान कैसे करेंगे? ठीक है, पैटर्न पहचान लिया। अब अगला कदम यू से उदासीनता। ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। उदासीन कैसे रहा जाए? यहाँ उदासीनता का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब है मैनिपुलेटर को वह भावनात्मक प्रतिक्रिया ना देना जो वह चाहता है। अच्छा। गिल्ट ट्रिपिंग तभी काम करती है जब आप गिल्टी महसूस करते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट तभी असर करता है जब आप उनकी चुप्पी से परेशान होते हैं। उदासीनता का मतलब है उनके जाल में न फंसना और शांत रहना, यानी उनके खेल में शामिल न होना। जी हाँ। इसके बाद आता है एस, सीमा संकल्प। तो ये वही बाउंड्रीज बनाने वाली बात हुई। हाँ, लेकिन संकल्प शब्द महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ये सीमाएं विचारपूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ बनाई गई हैं। ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक शांति के लिए एक जरूरी कदम है। जैसे मैं शाम 7 बजे के बाद काम से जुड़ी कॉल्स नहीं लूंगा। ये एक सीमा संकल्प है। समझ गई। और एच से हृदय बोध, इसका क्या अर्थ है? हृदय बोध का मतलब है अपनी गट फीलिंग, अपने अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना। अक्सर मैनिपुलेशन झेलते झेलते हम अपनी अंदरूनी आवाज पर शक करने लगते हैं। हृदय बोध हमें याद दिलाता है कि अगर कोई चीज गलत महसूस हो रही है तो शायद वो गलत ही है, भले ही मैनिपुलेटर आपको कुछ भी यकीन दिलाए। और आखिरी 2 टी से तत्वचिंतन और आई से इति शक्ति। तत्वचिंतन का मतलब है मैनिपुलेटर के व्यवहार के मूल कारणों को समझने की कोशिश करना, लेकिन सहानुभूति में बहकर अपनी सीमाओं को तोड़े बिना। अच्छा। शायद वे खुद किसी असुरक्षा या ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। ये समझ आपको उनके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचाती है। और इति शक्ति का मतलब है इसे एक सतत अभ्यास बनाना। ये एक बार की लड़ाई नहीं, बल्कि एक रोज की साधना है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा में हमने गैसलाइटिंग और गिल्ट ट्रिपिंग जैसी सूक्ष्म तकनीकों को पहचानने से लेकर ये समझने तक कि ये भारतीय परिवारों और दफ्तरों में कैसे काम करती हैं, एक लंबा सफर तय किया। और अंत में हमने PUSTI मॉडल जैसी कुछ व्यवहारिक रणनीतियों पर भी बात की। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक ये है कि हेरफेर की सबसे बड़ी ताकत उसका अदृश्य होना है। जैसे ही आप उसे एक नाम दे देते हैं, ये गैसलाइटिंग है, ये गिल्ट ट्रिपिंग है, आप उसकी 90% ताकत छीन लेते हैं। पहचानना ही पहला सबसे बड़ा हथियार है। और लचीलापन बनाने का मतलब कठोर बनना नहीं, बल्कि अपने सच में मजबूत और लचीला बनना है। जाते जाते एक विचार, स्रोतों में दूसरों के साथ सीमाएं निर्धारित करने की बहुत बात हुई है, लेकिन उन सीमाओं का क्या जो हमें खुद के साथ बनाने की जरूरत है? ये एक दिलचस्प ख्याल है। जैसे अपने उस अंदरूनी आलोचक के खिलाफ एक सीमा बनाना जो मैनिपुलेटर की आवाज को ही दोहराता रहता है, या उस झूठी उम्मीद के खिलाफ एक सीमा बनाना कि बार बार धोखा देने वाला इंसान इस बार अचानक बदल जाएगा। ये अंदरूनी यात्रा, खुद के साथ सीमाएं बनाने का ये सफर हमारे ठीक होने के रास्ते को कैसे बदल सकता है?